आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब एक्शन हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। सोमवार देर रात पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला और एनिमेशन ट्रेनिंग स्टूडियो के फाउंडर तुषांक कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 और आरोपी एनिमेशन स्टूडियो के मैनेजर रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार साहू की भी गिरफ्तारी हुई है। भीषण अग्निकांड के बाद सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 4 अफसरों, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जानकीपुरम इलाके के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव कुमार, इंदिरानगर में फायर सपोर्ट स्टेशन ऑपरेशन के कमलेंद्र कुमार सिंह, एलडीए के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार और एलडीए के जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस भीषण अग्निकांड की जांच के लिए एक एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। अमृत अभिजात, अपर मुख्य सचिव पर्यटन, सांस्कृतिक विभाग और प्रवीण कुमार एडीजी लखनऊ जोन के एसआईटी के सदस्य होंगे। एसआईटी 7 दिनों के अंदर हादसे की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को सौंपेगी। 15 बच्चों की जानें गई हैं इस अग्निकांड में, और अब इस अग्निकांड को लेकर के जो गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो लखनऊ अग्निकांड में अब एक बार फिर से एक्शन तेज हो गया है। अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सोमवार को देर रात तक पुलिस ने बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला और एनिमेशन ट्रेनिंग स्टूडियो के फाउंडर तुषांक कृष्णा जायसवाल को अभी गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा 2 और आरोपी यानी कि एनिमेशन स्टूडियो के मैनेजर रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार साहू की भी गिरफ्तारी हो गई है। भीषण अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग जो थी वो की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 4 अफसरों, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जानकीपुरम इलाके के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कलेक्शन गौरव कुमार, इंदिरानगर में फायर सपोर्ट स्टेशन ऑपरेशन के कमलेंद्र कुमार सिंह, एलडीए के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार और एलडीए के जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे को सस्पेंड कर दिया है। लखनऊ के इस भीषण अग्निकांड से हर शख्स सन्न है, आवाक है। आग की भीषण लपटें, अंदर बच्चों की चीख, बाहर बेबस खड़े लोग, सब दिल दहलाने वाला है। बच्चे बिल्डिंग में चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में पढ़कर भविष्य के सपने देख रहे थे। आग लगी तो अंदर फंसे और बाहर नहीं आ पाए। आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर मौजूद छात्रों ने खुद को बचाने के लिए बाथरूम में बंद कर लिया। वहीं जयंत नाम का एक छात्र जान बचाने के लिए पहले फ्लोर से कूद गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ लोगों ने बिजली के केबल के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। जयंत की तो जब आग से बचने के लिए वो कूदे तीसरी मंजिल से, तो उनके बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया। आप समझते हैं कि बैकबोन का फ्रैक्चर कितनी खतरनाक है। और साथ ही साथ जो लवप्रीत है वो बिजली के खंभे से नीचे उतरी, उसके भी लेफ्ट जो है पैर में उसके चोट है। उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों लोगों ने ये बताया कि जितना तकलीफ दे घटना है कि धुएं से लोग मर गए, केवल घुटन से मर गए। आग गेमिंग सेंटर के एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी और तेजी से फैल गई। नीचे जाने का रास्ता आग की लपटों के कारण बंद हो चुका था, इसलिए बच्चे छत की तरफ भागे। ज्यादातर लोगों की मौत इसी जहरीले धुएं के कारण दम घुटने की वजह से हुई, जिससे वो बेहोश हो गए और भाग नहीं सके। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है। इनमें ज्यादातर कोडिंग सीखने के लिए आते थे। वहीं 9 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। राजधानी लखनऊ में हुए दिल दहला देने वाले इस भीषण अग्निकांड के बाद अब एक्शन भी शुरू हो गया है। इस मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
सोमवार रात तक पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला और एनिमेशन ट्रेनिंग स्टूडियो के फाउंडर तुषांक कृष्ण जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 2 और आरोपी एनिमेशन स्टूडियो के मैनेजर रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार साहू की भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं भीषण अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद सीएम ने सख्त एक्शन लिया है। 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है उनमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जानकीपुरम इलाके के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कलेक्शन गौरव कुमार, इंदिरा नगर में फायर सपोर्ट स्टेशन ऑपरेशन के कमलेंद्र कुमार सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार, एलडीए के जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस भीषण अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यों की एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है। एसआईटी 7 दिन में हादसे की जांच रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को सौंपेगी। एसआईटी को सभी पहलुओं की जांच कर जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं की भूमिका तय करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर हादसे के लिए जिम्मेदार पाए गए सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी जी की सरकार है और योगी सरकार में जो कहती है वो करती भी है। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो किसी स्तर के क्यों ना हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री जी ने जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे भी दिए गए। एफआईआर भी होगी, तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। लखनऊ के अलीगंज में जिस वक्त आग लगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में सभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण के दौरान ही उनको हादसे की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने मंच से ही डीजीपी और मुख्य सचिव को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अलीगंज पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से और उनके परिजनों से बात की। वहीं भीषण अग्निकांड की सूचना जैसे ही लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिली, वो भी तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए। राजनाथ सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वयं मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है। वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आकर जो घायल भर्ती हैं उनको भी मैंने देखा है। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत सारे लोग एक प्रिलिमिनरी उसमें मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद उनको रिहा भी किया, वो यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 पेशेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जांच होने के बाद ही किसी तथ्य पर पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार की मदद दी जाएगी। अब लापरवाही की जांच हो रही है। बिल्डिंग के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हादसे के बाद ही सरकार और प्रशासन क्यों जागता है, क्यों समय पर कार्रवाई नहीं की जाती जिससे ऐसे हादसों को रोका जा सके। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद देश भी दुखी है। 15 परिवारों में मातम छाया हुआ है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही को अनदेखा क्यों किया गया? जब बिल्डिंग में इमरजेंसी गेट नहीं था तो क्यों जिम्मेदार लोगों ने एक्शन नहीं लिया? हालांकि सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि मामले में जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, मामले की निष्पक्ष जांच भी होगी। मौत का क्लासरूम, लपटों में जिंदा जले मासूम। पे लाठी सहारा चला गया। सच में दर्द देखते थे तब कहते थे कैसे रहेंगे, इनका बच्चे के होंगे कैसे रहेंगी, अब हम कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। कोचिंग में अग्निकांड, 15 की गई जान। लेकिन इतनी ज़्यादा आग लगी थी हम लोग कोई सहायता कर ही नहीं पाए। ऊपर से चार छात्र जो है केबिल पकड़ के किसी तरह नीचे आ पाए और बाकी जो एक कर्मचारी थे ऊपर से कूदे तो उनकी जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई। हादसा इतना भयंकर था कि 15 घरों के चिराग बुझ गए। जिस बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने के सपने देखे थे वो आग की लपटों में खाक हो गए। जिसने बचने के लिए छलांग लगाई वो बुरी तरह घायल हो गया। एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद बिल्डिंग में आग इतनी तेजी से फैली कि बच्चों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इससे पहले कि कोई बिल्डिंग से बाहर आता, पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। बिल्डिंग में बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और हेड हॉपर स्टूडियो है जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। जब आग लगी तो कोचिंग में 20 से 22 छात्र मौजूद थे, लेकिन बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट न होने की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया। ऑफिस में गेट थंब इम्प्रेशन से खुलता था। आग लगी तो गेट ऑटोमेटिक लॉक की वजह से बंद हो गया। ऐसे में कोचिंग में बच्चों ने जान बचाने के लिए खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। कुछ छात्र तारों के सहारे लटक कर नीचे उतर आए, कुछ ने सीधा बिल्डिंग से छलांग लगा दी। यहाँ पर आग, जब मैं यहाँ पर आया तो मैं अचानक देखा इधर आग लगी हुई थी, गाड़ी खड़ी किया। हम लोग सोचे कि जो है बचा लें बच्चों को, लेकिन इतनी ज़्यादा आग लगी थी हम लोग कोई सहायता कर ही नहीं पाए। ऊपर से चार छात्र जो है केबिल पकड़ के किसी तरह नीचे आ पाए और बाकी जो एक कर्मचारी थे ऊपर से कूदे तो उनकी जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई। अगर यहाँ पे दूसरा रास्ता तो होता, हो सकता बच्चे बच जाते। जो 20 लगभग 20 बच्चों की जो मौत हुई हो सकता बच जाते। एंट्री और एग्जिट एक ही है, जाने का आने का एक ही रास्ता था, इसीलिए बच्चे एक भी बच्चा बच नहीं पाए। सब बच्चे जो टॉयलेट में अंदर घुस गए थे वो भी जो धुआं के कारण जो है सब जो है मृत्यु हो गई। जो लोग बाहर निकल करके आए उनको भी चोटें बहुत ज्यादा लग गई। बहुत ज्यादा चोटें हैं सर, बता रहा हूँ। एक जो ऊपर से जो उस पे यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई थी, यहाँ पे जो गिरे हैं तो उनकी हड्डी जो है टूट गई थी एकदम। 15 में से एक छात्र आदित्य भी था जो 3D आर्ट प्रोडक्शन और कोडिंग का काम करता था। जब आग लगी तो आदित्य ने बचने की खूब कोशिश की, घर वालों को फोन भी किया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। आज परिवार वाले बोल रहे हैं कि काश उन्होंने उसे वहां भेजा ही न होता तो उनके जिगर का टुकड़ा जिंदा होता। कितने बजे गया था? 2 बजे लगी करीब, तो 2 बजे लगी है और 5 बजे के बाद बुझा पाए। आप सोचिए इतनी देर में तो कौन नहीं खत्म हो जाएगा। 15 बच्चे खत्म हुए हैं, उसमें हमारा भी बेटा था। 15 लोगों की दुनिया उजड़ गई। मैं बुढ़ापे लाठी सहारा चला गया। सच में दर्द देखते थे तब कहते थे कैसे रहेंगे, इनका बच्चे के होंगे कैसे रहेंगी, अब हम कैसे रहेंगे,
नमक रोटी खा लेते, हमारे साथ रह रहा होता, जैसे हमारे 2 बच्चे रह रहे साथ, ऐसे वो भी रह रहा होता, नहीं कराई होती नौकरी। परिवार को नहीं पता था कि जिस कोचिंग में वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ इतनी लचर व्यवस्था है। फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट है, वो भी ऑटोमेटिक लॉक हो गया है। अब परिवार पूछ रहा है कि आखिर इस बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है और उनका क्या कसूर था। जनवरी में जॉब लगी थी, बगल वाले छत से दीवार आज 2 साल पहले बंद है। 2 साल से वो वहीं ट्रेनिंग किया था। उसने कई बार दिखाया था, मम्मी ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे काम करता हूँ। जब लेके जाता था, मम्मी यहाँ मेरा ऑफिस है, बस इसके आगे नहीं जानते थे अंदर कैसा क्या बना क्या नहीं बना। अब सुन रहे हैं 3 तरफ से दीवारें हैं, एक तरफ से केवल शीशे लगे हुए हैं। हादसा हो गया, इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं कि हमारा बेटा है? बताइए कौन है जिम्मेदार? इसका जवाब नहीं मिल रहा हमको। तो फिर सुरक्षा करी जाती, सारे एसी चल रहे हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं, शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई तो उपाय होता। ये सब जान बचाते, क्या करते हैं ऐसा पैसा। आदित्य की तरह सुखमणि सिंह भी यहाँ काम करता था। जब आग लगी तो सुखमणि के परिवार को कॉल लगाया, उसे बचाने की गुहार लगाई। परिवार भी जितना जल्दी हो सका वहाँ पहुँचा, लेकिन बेटे का फोन फिर नहीं उठा। 2:36 के करीब मेरे पास फ़ोन आया था उसका कि जो है पापा मुझे बचा लीजिए, यहाँ आग लग गई। तो हम आलमबाग बस अड्डे के पास रहते हैं, वहाँ से आए। तो रास्ते में भी हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस वालों को फ़ोन किया। तो उसके बाद यहाँ पर आए तो इंतज़ाम चल रहे थे, लेकिन अब तक हमारे को सूचना नहीं दी गई। इधर से मैंने ऊपर जाने की कोशिश की तो उधर से भी धकेल दिया गया था। अभी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया। आपने ये तो कहा होगा कि बाहर भागो, कुछ करो। वो फंसा हुआ था, बस खाली उससे बात हुई, बात कट गई हमारी। उसके बाद फ़ोन ही नहीं लगा। तब से बताया था कितने लोगों के फ़ोन पे घंटी जा रही लगा। 15 छात्रों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। परिवार वाले सदमे में हैं, देश दुखी है, लेकिन इस दुख में आक्रोश पनप रहा है। अब परिवार को बस इंसाफ चाहिए, जिम्मेदार लोगों पर एक्शन चाहिए। और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। एक भयानक हादसे के बाद एक खौफनाक सन्नाटा। ये इमारत उस हादसे की गवाह है जिसके अंदर 15 बच्चे जलकर मारे गए। अब इस हादसे के गुनहगारों को तलाशा जा रहा है, उनके खिलाफ सजाएं तय की जा रही हैं, उनके खिलाफ आरोप तय हो रहे हैं। लेकिन सवाल हर एक हादसे के बाद यही पूछा जाता है कि आखिर इस तरह के हादसे कब रुकेंगे। ये मासूम बच्चे जो यहाँ पढ़ाई करते थे, जो पढ़ने के लिए आए थे अपने अपने घरों से, एनिमेशन के कोर्सेज के लिए यहाँ पहुँचे थे, वो इस हादसे का शिकार हो गए। बच्चों के परिवारों के लिए जिन बच्चों की जाने गई हैं, उनके लिए मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन परिवार माएँ यही पूछ रही हैं कि उनका बच्चा क्या कोई लौट आ सकता है। तो एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कल की तस्वीर है, जलता हुआ कोचिंग सेंटर, और दूसरी तरफ आप वो तस्वीर देख रहे हैं जो आज की तस्वीर है। ये जलकर किस तरीके से खंडर हो गया है। इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भयानक वो स्थिति होगी जिसमें 15 बच्चों की जान चली गई। और अब बड़ी खबर दिल्ली से, जहां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे वाल्मीकि बस्ती की झुग्गियों में बीती रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। सर 11:15 बज रहे थे, हम वहाँ बैठे हुए थे सामने, तो हमने लपटे हुए देखी उठती हुई, तो हम इधर की तरफ भागे, आन के देखा तो यहाँ पर आग लग रही थी। सर आगे ना एसी लग रही थी कि वो बुझाए में से नहीं आती थी, मतलब हम अंदर जा रहे थे तो उसकी लपटें आ रही थी हमारे ऊपर। तो उसमें एक बिल्डिंग में 8 जने फंसे हुए थे अंडरग्राउंड, उसमें से रास्ता था सर, उसमें से वो 8 जने निकाले गए। फिर बाहर आ गए तो सिलेंडर फटने लगे सर। फिर आग बढ़ती गई भड़क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर फ़ोन करा, उसके 5 मिनट बाद ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड दोनों चीज़ आ गई है। और जब सब हम बाहर निकल लेते, जब तक वो आग बेकाबू हो चुकी थी, कोई भी मतलब चांस नहीं थे कि किसी तरीके से। फिर ये बिजली के खंभों में आग लगने लगी, आग बढ़ते चारों तरफ फैल गई सर, और बहुत देर तक आग लगती रही। 5 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आ गई सर, 5 मिनट में
अंदर घर बने हुए थे लकड़ियों के, और ये थोड़ा ये अपने पक्के भी बने हुए हैं। पक्के जो बंदे जब फंसे हुए थे वो पक्के हुए थे, पक्के घर के अंदर में। और ये होटल था बीच में, 2 दुकानें हैं, एक गोश्त की दुकान थी, उसके बराबर में सब। हम यहीं बैठे थे, जब आग लगी तो हमने हल्का समझा, हमने ड्रामों से पानी डाला, बहुत बातें करी, और बंदे हमने ऊपर से उतारे, जिसको जो ऊपर सो रहे थे हमने पीट के उनको उठवाया, नीचे उतरवाया। फिर उसके बाद में हमने लकड़ी सकड़ी जो भी पड़ी हुई थी वो हटवाई, मगर काबू नहीं आई क्योंकि लकड़ी बहुत सारी थी, और जुग्गियाँ थी लकड़ी की, पक्की जुग्गियाँ थी, बहुत सारी जुग्गियाँ थी। सारे को बचाने के बाद में जब काबू में नहीं आई तो हमें पुलिस वालों ने और फायर ब्रिगेड वालों ने बाहर खींचा गली से, बोलो बाहर तुम भी आओ, क्योंकि तारों में आग पकड़ लगी थी। तो हम फिर यान के यहाँ पर खड़े हो गए जहाँ हम अब खड़े हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारी भीड़ हो गई, भीड़ को हमने बचाया, छटाया, पुलिस आ गई, पुलिस हमारे को, फिर हमारे हाथ में डंडे, हमने सबको रोका। इसका रीज़न कोई और आज सुबह की बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में अब एसआईटी रिपोर्ट का सबको इंतजार है। एसआईटी के सदस्य अपनी जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगे हैं। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत के कैंप ऑफिस में एसआईटी रिपोर्ट पूरी करने में लगी हुई है। इस बीच मंदिर में राम चढ़ावा गिनने वाले 50 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। चढ़ावे की गिनती करने वालों के लिए एक ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। अब बिना पॉकेट वाली ड्रेस के साथ ही काउंटिंग सेंटर में एंट्री दी जा रही है। साथ ही काउंटिंग सेंटर में एंट्री के वक्त तलाशी के तरीके और कड़े कर दिए गए हैं। दान पात्र से चढ़ावे की रकम निकालने की वीडियोग्राफी की जा रही है। राम मंदिर परिसर और काउंटिंग सेंटर्स में लगे सीसीटीवी सिस्टम को पूरी तरीके से एक्टिव किया गया है। पहले सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था, इसलिए चढ़ावे में चोरी की जांच कर रही एसआईटी के पास सिर्फ 45 दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। उससे पहले हुई चोरी के सबूत खोजने में एसआईटी को मुश्किलें हो रही हैं। अब ये व्यवस्था की जा रही है कि सीसीटीवी का फुटेज कम से कम 180 दिन यानी 6 महीने तक सुरक्षित रहे। तो एसआईटी अपनी रिपोर्ट को फाइनल करने में लगी है, तो दूसरी तरफ कुछ कदम उठा दिए गए हैं ताकि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को रोका जा सके, निगरानी को और बेहतर किया जा सके। अब सीसीटीवी फुटेज जो पहले सिर्फ 45 दिनों तक की ही रखने का इंतज़ाम था और 45 दिनों के अंदर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती थी, उसे कोशिश की जा रही है कि 6 महीने तक सिक्योर किया जा सके। 180 दिनों तक अब और फुटेज जो है सीसीटीवी का होगा। जो चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, उनके लिए एक ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है, और एक ऐसी ड्रेस होगी अब जिसमें पॉकेट नहीं होगी, जेब नहीं होगी। इसके अलावा जहां पर चढ़ावे की गिनती का काम होगा वहां पर सीसीटीवी का इंतज़ाम पहले से ज़्यादा बेहतर, पहले से ज़्यादा उसे पैना किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की चोरी की घटना को रोका जा सके। 50 कर्मचारियों को हटा भी दिया गया है इसी जांच के दौरान। चढ़ावे में चोरी पर होगा बड़ा खुलासा। एसआईटी रिपोर्ट खोलेगी साजिश के तार। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे में हुए घपले की साजिश की सारी परतें खुलने लगी हैं। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत के कैंप ऑफिस में एसआईटी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करने में लगी है। इस बीच अयोध्या में बड़ा फेरबदल हो गया है। इस बात की फूल प्रूफ तैयारी कर ली गई है कि आइंदा कोई इस चढ़ावे पर बुरी नजर न डाल सके। इसके लिए दान पात्र से दान निकालने से लेकर काउंटिंग सेंटर तक पूरी टीम बदल दी गई है। मंदिर के सेवादार बदल दिए गए हैं। प्राइवेट कंपनी से जो कर्मचारी आउटसोर्स किए जाते थे वो सब हटा दिए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों की निगरानी में पैसे गिने जा रहे हैं। ट्रस्ट के कुछ लोग दान में आई रकम की गिनती की निगरानी कर रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने और बाहर निकलने के वक्त कड़ी तलाशी ली जा रही है। ड्रेस कोड लागू हो गया है जिसमें सब बिना पॉकेट वाली टी शर्ट और पैंट पहनकर काउंटिंग सेंटर में जा रहे हैं। जिस बक्से में दान के पैसे बैंक जाते हैं उसमें नियमों के मुताबिक डबल लॉक लगाया जा रहा है।
इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच करा रहा है। बैंक की विजिलेंस टीम की जांच भी करीब करीब पूरी हो चुकी है। दान की रकम जिस बॉक्स में भेजी जाती थी, उसके बॉक्स की दोनों चाबियां भी अलग अलग लोगों के पास रहती हैं, जिससे रास्ते में होने वाली चोरी की कोई गुंजाइश न रहे। इसके साथ राम मंदिर परिसर और काउंटिंग सेंटर्स में लगे सीसीटीवी सिस्टम को पूरी तरह एक्टिवेट किया गया है। पहले सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था। अब ये वीडियो 180 दिन तक सुरक्षित रखने की तैयारी चल रही है। चढ़ावे में चोरी की जांच कर रही एसआईटी के पास सिर्फ 45 दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। उससे पहले हुई चोरी के सबूत खोजने में एसआईटी को मुश्किल हो रही है। इसलिए अब 6 महीनों तक सीसीटीवी फुटेज मौजूद रहेगी। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ये भी खुलासा हो गया कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे सामने आया। 4 मई को सफाई कर्मचारियों को काउंटिंग सेंटर में बने टॉयलेट से सिक्कों का भरा थैला मिला। सूचना मिलने पर चंपत राय ने अपने स्तर पर तुरंत जांच की। 4 मई को काउंटिंग में मौजूद 6 लोगों पर शक की सुई टिक गई। चंपत राय ने लोकल पुलिस की मदद से 6 लोगों के घरों में रेड डाली। एक शख्स के घर से 80 लाख का कैश बरामद किया गया। दूसरा शख्स हर महीने अपनी पत्नी के नाम 2 लाख रुपए जमा करवाता था। उसने अपने अकाउंट से सारा पैसा निकालकर ट्रस्ट के हवाले कर दिया। तीसरे संदिग्ध ने कबूल किया कि उसके पास चढ़ावे में चोरी के 50 लाख रुपए हैं। उसने भी सारा पैसा वापस कर दिया। इस तरह ट्रस्ट ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर ली। चढ़ावे की गिनती से लेकर बैंक में जमा करने तक और ट्रस्ट के सारे खर्चे का हिसाब किताब अनिल मिश्रा ही देख रहे थे। इसलिए अनिल मिश्रा की भूमिका की भी अब जांच हो रही है। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि मंदिर के हीरे जवाहरात की वैल्यूएशन और सेफ कीपिंग का काम मिलने के बावजूद मिंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एग्रीमेंट को किसने अटकाया। अब वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने मंदिर के भूमि पूजन से लेकर अब तक रामलला को सोने चांदी के आभूषण अर्पित किए थे। मुंबई के राजू मनवानी ने राम मंदिर में 200 किलो चांदी दान की। दुनिया भर में बसे सिंधी समाज के लोगों ने मिलकर चांदी की 200 ईंटें इकट्ठा की। राजू मनवानी ने ये ईंटें राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को सौंपी। न तो उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट से इस दान की कोई रसीद मांगी और न ही उनको कोई रसीद दी गई, लेकिन अब लोग अपने चढ़ावे का हिसाब पूछ रहे हैं। 26 जनवरी को अयोध्या के परिसर में ही उनका कोई हॉल है जहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और करीब करीब 150 से 200 श्रद्धालु साथ में चले। हर डोनर साथ में चला और उनको डोनेट किया गया। उसका वीडियो और उसके फोटोग्राफ्स और उनके सारे रिसिप्ट्स और नाम वगैरह हमारे पास थे। हमने कभी रसीद मांगी नहीं, कहा कि दान दिया है तो दान वो कहीं भी लगाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अभी ये जो रोज़ हम टीवी के ऊपर देखने लगे तो सबके दिल में ये लगा कि क्या हमारा दान सही जगह यूज़ हुआ है या मिसयूज़ हुआ है। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने भी भगवान राम के लिए 3 किलो चांदी का एक दीपक दान किया था। उनके साथ जुड़े दूसरे लोगों ने भी 2 बार में 40 किलो से ज्यादा चांदी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के हवाले की। अनुराग के मुताबिक उन्हें दान की रसीद मिली, लेकिन अब चांदी का दीपक कहीं दिख नहीं रहा। हमने प्रभु को दिया है तो हमारा कोई अविश्वास करने का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चला कि इस तरीके की कोई घटना घटी है और ढूंढते हुए फिर भी मेरे मन में कोई ऐसा कोई विचार नहीं आया कि हम ट्रस्ट पे कोई आरोप लगाएं या कोई हमारी जरा सी भी कोई इस तरीके की सोच थी। मुझे जितनी चांदी मैंने दी है, जो दिया, मुझे उसकी रसीद मिली प्रॉपर हर चीज़ की। मेरा कोई एलिगेशन नहीं है, ना ही मैंने ट्रस्ट पे कोई एलिगेशन लगाया है। नहीं हो सकता है आज भी वो चांदी ट्रस्ट के पास बैंक में या उनके गोडाउन में कहीं रखी हो, मेरा वो दीपक भी कहीं रखा हो, क्योंकि पुराने नए मंदिर में तो वो दीपक दिखा नहीं, वो घड़ा भी कहीं रखा हो। मुझे आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बोला और मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो हमें अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। एक पूरा भरोसा है हमें हमारे मुख्यमंत्री जी पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर, कि लाखों लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं मंदिर, उनकी आस्था ये कभी खराब नहीं होने देंगे। राम मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आ चुका है। कई किलो सोना और चांदी के साथ साथ कीमती जवाहरात लोगों ने आस्था पूर्वक दिए। अब सबको एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे पर लगे ग्रहण के बीच अब शेष अवतार मंदिर में ध्वजारोहण किया जाएगा। पहले कार्यक्रम भव्य तरीके से किया जाना था, लेकिन अब इसमें कटौती कर दी गई है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव इस समारोह से दूर किए गए हैं। उनकी जगह पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास शेष अवतार मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में देखरेख करेंगे। पहले इसमें 5000 लोगों को बुलाने की योजना थी, लेकिन अब इसमें बड़े पैमाने पर कटौती कर दी गई है। शेष अवतार मंदिर की विशेषता ये है कि इसकी ऊंचाई रामलला के गर्भगृह में स्थापित आसन की ऊंचाई के बराबर रखी गई है। मंदिर के शिखर पर 51 फीट की ऊंचाई पर धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। तो जिस तरह की खबरें मंदिर में चढ़ावा चोरी की आ रही थीं, इस बीच शेषावतार मंदिर का ध्वजारोहण होना था और लेकिन इसका जो कार्यक्रम पहले भव्य रखा गया था, इसमें कटौती कर दी गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अब इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल नहीं होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और विशेष जो आमंत्रित हैं सदस्य गोपाल जी राव, इस समारोह से अब इनको दूर रखा गया है। उनकी जगह पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी और निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम की देखरेख करेंगे। पहले 5000 लोगों को बुलाने की योजना रखी गई थी, लेकिन अब इसमें भी कटौती कर दी गई है। शेषावतार मंदिर की खासियत यह है कि इसकी ऊंचाई रामलला के का जो मंदिर है उसके गर्भगृह में स्थापित आसन के ऊंचाई के ही बराबर है। मंदिर के शिखर पर 51 फीट ऊंचा धर्म ध्वजा लगाया जाना है। इस बीच राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव नाम के 2 वकीलों की तरफ से दायर याचिका में मांग हुई है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पैसों में गड़बड़ी के आरोपों की एफआईआर दर्ज की जाए। इस याचिका में यह भी मांग रखी गई कि सीबीआई की अगुवाई में एक खास जांच टीम बनाकर निष्पक्ष और एक टाइम फ्रेम के अंदर जांच हो, जिससे यह पता चल सके कि दान के पैसों में कोई गड़बड़ी हुई, कितनी गड़बड़ी हुई, गमन या भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। याचिका में राम जन्मभूमि ट्रस्ट और यूपी सरकार के निर्देश देने की मांग की है कि वो ट्रस्ट के पैसों और संपत्तियों की निगरानी के लिए एक मजबूत ऑडिट और जांच व्यवस्था बनाए। साथ ही सारी जांच होने तक यूपी सरकार और ट्रस्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाने का आदेश दिया जाए। वह इस बीच बैंक खाते, दान रजिस्टर, ऑडिट वीडियो और रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर डेटा, किसी भी रिकॉर्ड या सबूत को नष्ट करने या उसमें छेड़छाड़ करने पर रोक लगाई जाए। तो अब यह मामला जो चढ़ावा चोरी का है वो देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। 2 वकीलों की तरफ से जनहित याचिका लगाई गई है और इसमें मांग की गई है कि पहले तो इस मामले की एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद एक सीबीआई इस मामले की जांच करे और जब तक जांच होती है तब तक जो तमाम डेटा है, जो सारी चीज़ें हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। जो दान का रजिस्टर होता है, जो ऑडिट के डेटा है, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो तमाम सारी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो सके और एक टाइम फ्रेम तय हो कि इतने वक्त के अंदर नतीजे जो है जांच के वो सामने आ जाएंगे। और इस मांग को लेकर के 2 वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की है। सोमवार देर रात तक पुलिस ने बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला और एनिमेशन ट्रेनिंग स्टूडियो के फाउंडर तुषांक कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 2 और आरोपी एनिमेशन स्टूडियो के मैनेजर रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार साहू को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं भीषण अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 4 अफसरों, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जानकीपुरम इलाके के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव कुमार, इंदिरानगर में फायर सपोर्ट स्टेशन ऑपरेशन के कमलेंद्र कुमार सिंह, एलडीए के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार और एलडीए के जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भीषण अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन करने का आदेश दे दिया है। अमृत अभिजात अपर मुख्य सचिव पर्यटन संस्कृति विभाग और प्रवीण कुमार एडीजी लखनऊ जोन को एसआईटी का सदस्य बनाया गया।
एसआईटी 7 दिन में हादसे की जांच रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी और इस बीच एलजीए भी एक्शन में आ गया है। एलजीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने 5 मेंबर की एक जांच कमेटी का गठन किया है, जो बिल्डिंग की हर एंगल से अब जांच करेगी। लखनऊ के अलीगंज में गेमिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड ने 15 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। आग गेमिंग सेंटर के एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी और तेजी से फैल गई। बिल्डिंग के नीचे जाने का रास्ता आग की लपटों की वजह से बंद हो चुका था, इसलिए बच्चे छत की तरफ भागे, लेकिन छत के दरवाजे पर ताला लगा था, इसलिए बिल्डिंग के अंदर ही फंस गए। फर्स्ट फ्लोर के नीचे के जो ग्राउंड के थे वो सब भाग आए थे, बाकी जो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे सब मतलब जो है अंदर ही रह गए, बाहर आ ही नहीं पाए सर। धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था आग के साथ। बहुत ज़्यादा सर धुआं इतना, मतलब बाहर ही आग लगी थी यहाँ पर। अगर अंदर लगते तो बाहर आ जाते, क्योंकि बाहर लगने के कारण उनको पता ही नहीं चल पाया। जब धुआं फैला, आग इतनी भीषण हो गई कि बाहर अगर बाहर निकले तो भी मृत्यु है, अंदर रहे तब भी मृत्यु, दोनों तरफ से खतरा था। पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया, इसलिए बच्चों का दम घुट गया। ज्यादातर बच्चों की मौत दम घुटने के कारण हुई। बिल्डिंग के अंदर फंसे छात्रों और लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और दम घुटने झुलसने से 15 लोगों की जान चली गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे तो बिल्डिंग के अंदर पड़े शवों को देखकर रोने लगे। शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग के पास अनिवार्य फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था और न ही आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे। आग लगने से ऑटोमेटिक गेट लॉक हो गया। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, बाहर निकलने का केवल एक ही संकरा रास्ता था। उसी रास्ते पर खड़ी गाड़ियों में आग फैल गई। इस बिल्डिंग को फायर की एनओसी नहीं प्राप्त थी, फायर की एनओसी नहीं थी, एंट्री और एग्जिट एक थे। कैमरामैन को बोलूँगा कि जरा एंट्री और एग्जिट पर नज़र दिलाएं। देखिए अभी भी जो एंट्री है वो आपको नज़र आ रही है और किस तरीके से इसी एंट्री के ज़रिए लोग सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाते थे और आपको सीढ़ियाँ नज़र आएंगी जो कि ऊपर लेके जा रही हैं और इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए लोग नीचे आते थे। यानी कि एंट्री एक, एग्जिट एक, और इसी वजह से फायर विभाग की जो एनओसी भी थी वो भी इस बिल्डिंग को नहीं मिली हुई थी। और जब सेकंड फ्लोर में ऐसी भयावह आग लगती है, स्टूडेंट्स के पास, लोगों के पास, यंगस्टर्स के पास जिनकी उम्र कम है, जो अंदर काम कर रहे थे गेमिंग जोन में काम करने के लिए कोडिंग के तौर पर, उनको मौका नहीं मिलता है कि वो फ़िलहाल वहाँ से निकल सकें, नीचे आ सकें। जिन लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई वो ऊपर से कूदे हैं, रस्सी लगा करके कूदे हैं। इस दौरान उनको पसलियों में चोट लगी है, हड्डियों में चोट लगी है और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक चल रहा था। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर के साथ हेड हॉपर स्टूडियो चलता था, जहां 3D आर्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम किया जाता था। शुरुआती जांच में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि बिल्डिंग रिहायशी थी, लेकिन 2014 से इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था और एलडीए 2022 से कॉमर्शियल टैक्स वसूल रहा था। एसआईटी अब एलडीए के अफसरों की भूमिका की भी जांच करेगी। जो बातें बाकायदा एफिडेविट के तौर पर लिख करके लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए को दी गई थी कि मानचित्र के अनुरूप ही सारा कंस्ट्रक्शन होगा, मानचित्र के विपरीत कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मानचित्र के अनुरूप कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो इस तरीके की जो खामियां यहाँ पर सामने आई वो भले ना होती, रास्ता संकरा ना होता, एग्जिट और एंट्री के रास्ते अलग होते, अंदर इस तरीके के इंतजाम होते कि कम से कम फायर सेफ्टी के जो बेसिक इंतजाम होते हैं वो शायद यहाँ पर होते। और इसी वजह से इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम हुआ है, शायद ये लगता है कि अगर अधिकारियों ने समय रहते इस पूरे बिल्डिंग की न सिर्फ इंस्पेक्शन कर ली होती, मालिक से पूछताछ कर ली होती, मौके पर आकर के भ्रमण कर लिया होता। 3 जून के बाद जो पूरे प्रदेश में ड्राइव चली, जिसमें लखनऊ में भी ड्राइव चलाई गई थी, अगर यहाँ पर फायर विभाग के अधिकारी आकर के इस तरीके के ड्राइव को इंश्योर करते तो शायद इस तरीके के हादसे को रोका जा सकता था। अब एसआईटी के सामने चुनौती इसी बात की है कि क्या फायर विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए थे, क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो जेईई के पास ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर पहुँचे, ऐसी सभी कमर्शियल बिल्डिंग से पहुँचे जहाँ पर इस
तरीके की जो कमर्शियल गतिविधियां हैं वो संचालित की जा रही हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अधिकारियों की तरफ से हुई होती तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा हादसा सामने ना आता। वहीं इस मामले पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी जांच शुरू कर दी है। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने घटना की जांच के लिए 5 मेंबर की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, चीफ टाउन प्लानर के गौतम, चीफ इंजीनियर एलडीए मानवेंद्र सिंह, बिजली विभाग के प्रमुख मनोज सागर और ओएसडी रविनंदन सिंह को शामिल किया गया है। कमेटी इस पूरे मामले में एलडीए के अफसरों की भूमिका की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का मालिक वीरेंद्र शुक्ला है। वो सीतापुर रोड पर गोविंदपुरम में रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज का मालिक है। बिल्डिंग का आवासीय नक्शा वीरेंद्र शुक्ला, धीरेन्द्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला के नाम से पास हुआ था। 2013 में बिल्डिंग खरीदने के बाद 2014 में वीरेंद्र शुक्ला ने इसे कॉमर्शियल बना दिया था। अग्निकांड के बाद अब भवन से जुड़े पुराने दस्तावेज और प्राधिकरण की कार्रवाई गंभीर सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि मई 2016 में एलडीए बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसका बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला ने विरोध किया और फिर एलडीए को लिखित में दिया गया कि वो नक्शे के मुताबिक निर्माण करेगा, जिसके बाद 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द कर दिया गया था। 2016 में इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से हुए थे, लेकिन वीरेंद्र शुक्ला जो कि बिल्डिंग मालिक है उसकी तरफ से लिखित आश्वासन दिया गया एलडीए में कि मानकों के हिसाब से, मानचित्र के हिसाब से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा, जिसके बाद ध्वस्तीकरण के जो आदेश किए गए थे वो बाकी में निरस्त किए गए, उसको कैंसिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब फायर विभाग ने एक बाकायदा ड्रिल चलाई, जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ड्रिल चलाई, तो यहाँ पर आना, इन रास्तों को देखना, एंट्री और एग्जिट्स को पहचानना, उसको इंश्योर करना, ये अपने आप में एक बड़ी है, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। भीषण अग्निकांड के बाद अब प्रशासन भवन की स्वीकृतियों, सुरक्षा मानकों के पालन और अनियमितताओं की भी जांच करेगा। हर बड़े हादसे के बाद गिरफ्तारी, सस्पेंशन और जांच के आदेशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर भी सवाल वही रहता है कि आखिर कब तक लापरवाही, नियमों की अनदेखी और फायर सेफ्टी में चूक के कारण मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। इस बीच लखनऊ में हुए अग्निकांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरा। इसे सरकार की लापरवाही बताया। एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताते हुए मरने वाले बच्चों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। साथ ही उनके परिवार से एक शख्स को नौकरी देने की मांग भी की गई है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पर लखनऊ में अलीगंज में बहुत भीषण आग लगी, जिससे जो है 15 युवाओं की मौत हो गई है और कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। ये केवल दर्दनाक हादसा ही नहीं है, ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है, जिसके कारण से 15 छात्र और युवकों की मौत हुई है। यहाँ पर आवासीय क्षेत्र है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने और सरकार ने पैसा लेकर के यहाँ कमर्शियल काम शुरू करा दिया है, और उसके बाद देखा नहीं कि इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद उसको बुझाने का कोई सिस्टम लगा है कि नहीं। ये सरकार की, प्रशासन की घोर लापरवाही थी, जिसके कारण से ये दर्दनाक जो है हादसा हो गया है। यहाँ पर जो है वो 15 लोगों की मौत हो गई है। हमारी मांग है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार में के लोगों को 1 करोड़ रुपया आर्थिक मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, और जो लोग घायल हैं उनको 50 लाख रुपया सरकार तत्काल मुआवजा देने का काम करे। आज जो मुआवजा सरकार ने दिया है वो बहुत कम है। यहाँ पर बहुत माँओं ने अपने बेटे को यहाँ पढ़ने भेजा था और बच्चे पढ़ने आए थे, भविष्य को बनाने के लिए आज उनकी जान चली गई है। ये सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है और अब उनकी जान लेने का भी काम कर रही है। इसलिए इसकी जांच हो और ये तय हो कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको गिरफ्तार होकर के जेल जा। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद अब अलग अलग शहरों के प्रशासन जाग रहे हैं। कानपुर प्रशासन जागा है। केडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। देर रात प्रशासन ने अवैध कोचिंग सेंटर्स और कई अलग अलग प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की, जिसके तहत कई दुकानों और संस्थानों को सील किया गया। जानकारी के मुताबिक कानपुर विकास प्राधिकरण ने
अवैध रूप से चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत अब तक 16 संस्थान सील किए जा चुके हैं। पटना फायरिंग मामले के बाद एक बार फिर से खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पटना के मुसल्लापुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में फायर डिपार्टमेंट ने दूसरी बार फायर सेफ्टी की जांच की, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम को कई कमियां मिली हैं। हालांकि 7 जून को मिली कमियों के बाद संस्थान ने कुछ सुधार किए, लेकिन विभाग ने उन्हें कम बताया। डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि कोचिंग सेंटर में फायर स्टेयर का निर्माण अधूरा है, जबकि स्प्रिंकलर और डिटेक्टर सिस्टम भी पूरी तरीके से ऑटोमेटिक नहीं है। इसके लिए विभाग ने 10 दिन का समय भी दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि मानक पूरे नहीं होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।